मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। तो जलमंडल का हमारा टॉपिक पूरा हो गया था। ज्योग्राफी, जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो जैसा कि हमारा अध्ययन के कड़ी में जब कोई टॉपिक ख़त्म होता है तो उसके बाद हम लोग रिवीजन करते हैं। तो आज हम लोग जलमंडल का पूरा रिवीजन करेंगे, नितल से लेकर के महासागरीय, मतलब महासागरीय उच्चावच से लेकर के, और ज्वार भाटा, और जो आखिरी टॉपिक हमने पढ़ा था कौन सा, प्रवाल भित्तियों के बारे में। तो उसको हम लोग एक ही बार में पूरा रिवीजन कर लेंगे, और उसके बाद में कुछ हमारा प्रश्नोत्तर सेशन रहेगा। तो हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, आपको बताना है। मैंने पहले ही कल ही बता दिया था कि सबको तैयार करके आना है, ठीक है। छोटा टॉपिक है, 5-6 चैप्टर हैं खाली इसमें। टेस्ट लेंगे, टेस्ट अब इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं है तो कंबाइंड लेंगे, जलमंडल और वायुमंडल दोनों मिला करके कंबाइंड लेंगे। और फिजिकल ज्योग्राफी मतलब विश्व का भूगोल, सामान्य भूगोल विश्व का ख़त्म हो गया है। इसके बाद वैसे तो भारत का भूगोल पढ़ना है हमको, लेकिन अब बीच में हम लोग मेडिवल हिस्ट्री शुरू करेंगे, मध्यकालीन भारत शुरू करेंगे। कल से हमारा मध्यकालीन भारत शुरू होगा। तो जो है, और ये लोग कह रहे थे संविधान वगैरह पढ़ना है, तो देखो ये क्रम से पढ़ना है हमको, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ना है। पहले हम जो है अपने इतिहास को जान लें, भूगोल को जान लें, तब संविधान कैसे बना है, कैसे आया है, तब वो समझने में ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। डायरेक्ट संविधान को पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। भाई अंग्रेज़ों के इतिहास तक पढ़ेंगे, अंग्रेज के समय से संविधान बनना कहाँ से शुरू हुआ था, तो पहले इतिहास तो जान लें अपने देश का। तो इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मेडिवल हिस्ट्री से, मध्यकालीन भारत से प्रश्न कम आते हैं परीक्षाओं में, ज़्यादातर प्रश्न आते हैं प्राचीन इतिहास से और मोस्टली जो है मॉडर्न हिस्ट्री से, मध्यकालीन इतिहास से। लेकिन मध्यकालीन इतिहास को भी जानना ज़रूरी है, तो हम लोग उसको शुरू करेंगे कल से। तो हम लोग आज जलमंडल का रिवीजन करेंगे। देखो हमने शुरुआत कहाँ से की थी कि हमारे धरातल पे कितने महासागर हैं, 4 बेसिकली हैं, मुख्य रूप से 4 हैं। और चौथा महासागर जो है साउदर्न महासागर के रूप में जाना जाता है, जो प्रशांत महासागर का दक्षिणी भाग, अटलांटिक महासागर का दक्षिणी भाग और हिंद महासागर का दक्षिणी भाग, इनका हिस्सा लेकर के 5वां महासागर बनाया गया। तो कौन कौन सा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर, और तीसरे नंबर पे हिंद महासागर पे। अगर पांचों को गिने तो चौथे नंबर पे कौन सा है, दक्षिणी महासागर, और 5वां आर्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महाद्वीप है, अंटार्कटिक क्या है, महाद्वीप है। ये नीचे एक महाद्वीप है जिसको बोलते हैं अंटार्कटिक महाद्वीप, और ऊपर क्या है, महासागर है, आर्कटिक महासागर। तो इस तरीके से ये 5 महासागरों का की व्यवस्थित क्रम हो गया। अब इन महासागरों में जो है मैंने बताया कभी कभी 7 महासागर भी कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक, और उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर, तो 2 बढ़ जाते हैं तो 7 हो जाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है। अब महासागरों के बारे में हमने जब देख लिया कि इतने महासागर हैं, जो कि पृथ्वी का लगभग पूरे स्थल मंडल का, पूरे हमारे पृथ्वी पर कितना है, जलमंडल 71% है। राउंड फिगर में कितना है, 71% है। जैसा कि मानचित्र में भी आप देख सकते हो, ये सब जल ही भरा हुआ है, बाकी ये स्थल है। तो इस तरीके से अब जब सबसे बड़ा महासागर है इस पृथ्वी का, इस गोले का सबसे बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है तो वो महासागर है। तो महासागरों की पारिस्थितिकी भी विचित्र होगी, बहुत बड़ा होगा। इस पृथ्वी का सबसे अधिक पारिस्थितिकी और जैवमंडल विविधता वाला क्षेत्र भी महासागर ही है, शुरू से हम कहते आ रहे हैं। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो विविधता कहाँ मिलती है, कोरल्स में, कोरल क्षेत्र में, ठीक है। और पृथ्वी की अगर बात करें, धरातल की बात करें, तो कहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा मिलती है, विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्र में
विषुवत रेखीय वर्षा वन वाले क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होगी तो वनस्पतियाँ ज़्यादा होंगी, वनस्पतियाँ ज़्यादा होंगी तो उसमें जीव जंतु ज़्यादा होंगे, उनकी वैरायटी ज़्यादा होगी, उनकी प्रजातियाँ ज़्यादा होंगी, तो यहाँ पाई जाती हैं। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि इनका जो है हमारा पहला चैप्टर क्या था, महासागरीय उच्चावच। जैसे हमारी पृथ्वी पर धरातल पर उच्चावच पाए जाते हैं, पर्वत पठार मैदान, इसी तरीके से पर्वत पठार मैदान घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं, समुद्र में भी, महासागरों में भी। तो महासागरों में सबसे पहला जो हमने मान लेते हैं ये महासागर, किसी भी एक महासागर को ले लो, चाहे अटलांटिक महासागर को ले लो, चाहे प्रशांत महासागर को ले लो, तो ये तट है। जैसे हम हिंद महासागर की बात करते हैं, ये हिंद महासागर है ना, तो ये अफ्रीका से हम चलेंगे तो अफ्रीका का ये वाला क्षेत्र क्या है, तटीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, तटीय। फिर यहाँ से महासागर शुरू हो जाता है, तो महासागर और तट से लगा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट, जो कि महाद्वीप से लगा हुआ है इसलिए इसको कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। फिर महाद्वीपीय मग्न तट के बाद में दूसरी आकृति क्या आती है, मग्न ढाल। कौन से, महाद्वीपीय ढाल या महाद्वीपीय मग्न ढाल। तो महाद्वीपीय ढाल है, हमने बताया था ढाल पे कोई भी जमाव नहीं होता है, किसी प्रकार का निक्षेप नहीं होता है। निक्षेप या तो जो है तट पर होगा, मग्न तट पर होगा, या फिर इसके बाद में क्या है, हाँ, गहरे सागरीय मैदान, तो यहाँ पर निक्षेप होगा। तो ढाल पे किसी भी प्रकार का निक्षेप नहीं होता है, निक्षेप गहरे महासागरीय मैदान में होता है या फिर जो है मग्न तट पर होता है। तो इसी में जो है अगर कोई गहरी खाई हो गई, ट्रेंच, तो इसको ट्रेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेंच या खाई। और दुनिया की सबसे गहरी खाई या गहरी ट्रेंच कौन सी है, मैरियाना खाई। यहाँ पर आपका जो है फिलीपींस द्वीप समूह है, फिलीपींस द्वीप समूह है, जिसकी राजधानी मनीला है। क्या है, मनीला। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है, मनीला में। किसकी राजधानी, फिलीपींस की। तो फिलीपींस के पास में ही एक मैरियाना खाई है। कौन सी खाई है, यहाँ पर मैरियाना खाई है, जो कि 11,022 मीटर गहरी है। कितनी गहरी है, 11,022 मीटर गहरी है। दुनिया की सबसे गहरी खाई यही है। कौन सी, मैरियाना खाई। पृथ्वी पे सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर। और सबसे गहरा स्थान मैरियाना खाई, लगभग 11 किलोमीटर है। ठीक, 9 किलोमीटर का सबसे ऊंचा स्थान है और 11 किलोमीटर सबसे नीचा स्थान है। तो अब ये मैरियाना खाई है। अब इसमें पूछ लेगा हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है, सुंडागर्त। कौन सा गर्त, सुंडागर्त। सुंडागर्त मैंने बताया था कहाँ पर है, ये जावा द्वीप के पास में। कहाँ पर है, जावा, इंडोनेशिया में एक द्वीप है जावा द्वीप, यहाँ पर क्या है, सुंडागर्त। तो ये कौन से महासागर में है, हिंद महासागर। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त ये है, और पूरे सभी महासागरों में सबसे गहरा कौन सा गर्त है, मैरियाना खाई या मैरियाना गर्त। ठीक, तो इस तरीके से ये कुछ गर्त हो गए। अब इसी में कुछ भाग जो है ये मान लेते तल है, ये क्या है, समुद्र तल। और जहाँ से पानी भरना शुरू होता है उसको नितल बोलते हैं। समुद्र का निचला तल क्या कहलाता है, नितल कहलाता है। और जहाँ तक पानी लबालब भरा रहता है उसको तल बोलते हैं। जैसे हम तसले में परात में पानी भरते हैं तो परात का ऊपर वाला स्थल क्या कहलाता है, तली कहलाता, तल कहलाता है, और नीचे वाला तली कहलाती है या नितल कहते हैं। तो इस तरीके से इसी में कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, इस तरीके से तो पहाड़ी हो जाती है। अगर ऊपर से सपाट है, ऊपर से सपाट है, उठा हुआ भाग है, तो क्या कहलाता है, गयोट कहलाता है। गयोट बताया था ना, गयोट कहलाता है। ऊपर से चौरस हो और पहाड़ी हो, ऊपर से चौरस हो, जैसे कि पठार नुमा क्षेत्र क्या कहलाता है, गयट, जो पानी में डूबा हो। और पानी से ही निकला हुआ भाग ऊपर कहलाता है क्या, द्वीप, आइलैंड्स कहलाते हैं। पानी से बाहर दिखाई दे रहा है तो क्या कहलाता है, आइलैंड्स, द्वीप। जैसे कि हमारे अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप क्या है, हिमालय पर्वत है। ये हिमालय पर्वत का ही ये दक्षिणतम भाग जो इस तरीके से फैल गया है और बंगाल की खाड़ी में डूबा हुआ है, मतलब डूब गया है पानी से बीच बीच में, और ऊपर उठा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है, अंडमान निकोबार द्वीप से। ये हिमालय पर्वत का ही जो है दक्षिणी फैला हुआ भाग है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये द्वीपों का निर्माण होता है। तो ये हमने उच्चावच पढ़ा। इसमें और भी बहुत सारे उच्चावच महासागरों में देखने को मिलते हैं, आप रिवाइज करेंगे तो वहाँ देख लेंगे। महासागरीय उच्चावच के बाद में हमारा क्या टॉपिक था, दूसरा महासागरीय धाराएं। ठीक है, महासागर जल की धाराएं। धाराएं दो प्रकार की होती हैं। धाराएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं। जिस प्रकार से धरातल पर नदियां बहती हैं उसी तरीके से महासागरीय जल में भी प्रवाह देखने को मिलता है। महासागरीय जल में भी उसी प्रकार से प्रवाह देखने को मिलता है, जिसे क्या कहते हैं, धाराएं कहते हैं, करंट्स कहते हैं। विषुवत रेखा की तरफ से अगर करंट्स उत्पन्न होंगी, विषुवत रेखा की तरफ से करंट्स धाराएं उत्पन्न होंगी तो कैसी होंगी, गर्म होंगी। वो और उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की तरफ से उत्पन्न होती हुई तो ठंडी होंगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 3 महासागरों की धाराओं का अध्ययन किया था, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर।
आर्कटिक महासागर की धाराएं नहीं बहती हैं, क्योंकि यहाँ पर जल किस रूप में है, बर्फ़ के रूप में है। तो बर्फ़ के रूप में है तो धाराएं वहाँ नहीं बहेंगी। इसी प्रकार साउदर्न महासागर जो दक्षिणी महासागर है, इसके लिए अलग से धाराएं, इसमें ज़्यादा कोई धाराएं हैं ही नहीं। वैसे इसमें एक ही पछुआ प्रवाह बहता है। कौन सा प्रवाह बहता है? पछुआ, जो कि सतत किधर से, पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहता है। और ये कैसी धारा है? ठंडी धारा है। कैसी धारा है? ठंडी धारा है। तो इसमें सिर्फ एक ही धारा है, लेकिन इसको हम अलग अलग प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के रूप में पढ़ते हैं। यानी दक्षिणी महासागर में भी कोई धाराएं हम नहीं पढ़ते हैं। तो इस तरीके से धाराओं को भी एक बार हम लोग ब्रीफली देख लेते हैं। जैसे हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर को हम दो भागों में बांटते हैं, उत्तरी हिंद महासागर और दक्षिणी हिंद महासागर। वैसे मोस्टली इसको बांट के नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन धाराओं के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे। उत्तरी तो दो ही महासागर पढ़ते हैं, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, क्योंकि ये उत्तर में आर्कटिक वृत्त से लेकर और अंटार्कटिक तक फैला हुआ है। आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिक तक दोनों फैले हुए हैं, चाहे प्रशांत हो चाहे अंध महासागर हो। और ये आधा ही है, ये उत्तर में बहुत दूर तक फैला नहीं है, तो इसको इसलिए अर्ध महासागर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अर्ध महासागर। और अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। अंध महासागर, यहाँ पे कुछ ऐसे विचित्र जो है घटनाएं घटित होती हैं कि यहाँ पर लोग भ्रमित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर बारमूदा ट्रायंगल है, यहाँ पर बारमूदा ट्रायंगल है। किसी भी प्रकार का जहाज़, पानी का जहाज़ या हवाई जहाज़ कोई भी इस क्षेत्र में पहुँचता है, यहाँ से लेकर के इस तरीके से ट्रायंगल बनता है, बारमूदा ट्रायंगल बोलते हैं। इस क्षेत्र में कोई भी जहाज़ या कोई भी चीज़ पहुँचता है यहाँ, तो पानी में डूब जाता है। जहाज़ कहाँ चला जाता है? समुद्र में चला जाता है। तो इन सब बहुत सारी विचित्र घटनाओं की वजह से इसको कौन सा अंध महासागर भी कहा जाता है। लेकिन अंध महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। अंध महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की बात, उत्तरी जो है हिंद महासागर की बात करें तो उत्तरी हिंद महासागर में जो हवाएं हैं मानसूनी, वो यहाँ पर मानसूनी हवाएं प्रवाहित होती हैं। और मानसूनी हवाएं क्या होती हैं? 6 महीने 6 महीने पे बदल जाती हैं, उनकी दिशा में परिवर्तन आ जाता है। 6 महीने तो हिंद महासागर से और स्थल भारत की तरफ चलेंगी, और अगले 6 महीने भारत भूमि से हिंद महासागर की तरफ चलेंगी। तो ग्रीष्म काल में मानसून आता है। ग्रीष्म काल में मानसून कैसे चलती हैं? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। तो जो धाराएं चलती हैं यहाँ पर, तो विषुवतरेखीय धाराएं उत्पन्न होंगी। यहाँ पे कौन सी धारा उत्पन्न होगी? विषुवतरेखीय। जो कैसी है? गर्म या ठंडी? गर्म है। और ये धारा जो है अफ्रीका कंटिनेंट से टकरा करके फिर ये उत्तर पूर्व की तरफ मुड़ जाती है। तो ये ग्रीष्म काल में धाराएं इस तरीके से चलती हैं। ग्रीष्म काल में धाराएं इस तरीके से चलती हैं। और शीतकाल में मानसून जो है लौटता है। शीतकाल में मानसून लौटता है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। तो धाराएं कैसी हो जाती हैं? इस दिशा में हो जाती हैं। धाराएं इस दिशा में हो जाती हैं, इस तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से धाराएं शीतकाल में ऐसे चलती हैं और ग्रीष्म काल में ऐसे। तो प्रश्न यहाँ पर आता है कि किस महासागर की धाराएं परिवर्तनशील हैं? किस महासागर की धाराएं अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती हैं? तो किसकी? हिंद महासागर। और दक्षिणी हिंद महासागर की बात करें तो यहाँ पर ये धारा कौन सी चलती है? दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा। यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर से टकरा करके एक धारा इधर आती है और एक धारा इधर आती है। इधर वाली धारा क्या कहलाती है? मोजाम्बिक धारा। और ये धारा क्या कहलाती है? मेडागास्कर धारा। दोनों धारा आगे आकर मिलती हैं तो कौन सी धारा कहलाती है? अगुलहास की धारा। तो ये धाराएं कैसी हैं? गर्म है। ये धाराएं कैसी हैं? गर्म है, क्योंकि विषुवत रेखा से आ रही हैं। इधर से पछुआ प्रवाह आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है? पछुआ प्रवाह। पछुआ प्रवाह अगुलहास से मिल जाती है तो ये धारा ठंडी हो जाती है, और ठंडी ये धारा जाकर के ऑस्ट्रेलिया की तट से टकराती है। ऑस्ट्रेलिया के किस तट से टकराती है? पश्चिम से। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा कौन सी, कैसी धारा है? ये ठंडी है कि ठंडी धारा है? ठंडी धारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा कैसी है? ठंडी। तो ये धारा फिर जाकर विषुवत रेखा में मिल जाती है। दक्षिणी विषुवत रेखा में एक सर्किल, एक चक्र बन जाता है, जो किस तरीके से है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणी गोलार्ध की जितनी भी महासागरों की धाराएं हैं कैसी घूमती हैं? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। ठीक, तो ये हिंद महासागर की धाराएं होंगी। अब मैंने बताया था जो ठंडी धाराएं हैं महाद्वीपों के जिस तट से गुजरती हैं वहाँ पर क्या लाती हैं? मरुस्थल बनाती हैं, क्योंकि वर्षा नहीं होती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। ठंडी धाराएं वाष्प नहीं बनाती हैं। वाष्प नहीं बनाती हैं तो बादल नहीं बनते हैं। बादल नहीं बनते हैं तो वर्षा नहीं होती। तो यहाँ पश्चिमी, इसीलिए दुनिया के मतलब खूब अधिक मरुस्थल कहाँ मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में।
ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, बहुत सारे डेजर्ट पश्चिमी जो है ऑस्ट्रेलिया में इसी वजह से पाए जाते हैं। तो ये हिंद महासागर की धारा होगी। अटलांटिक महासागर की बात करें तो उत्तरी अटलांटिक में यहाँ से धारा चलती है, कौन सी? उत्तरी विषुवतरेखीय धारा, और ये यहाँ से अपना दक्षिणी अमेरिका से टकरा करके इधर मुड़ जाती है। यहाँ पर एंटिलीज जो है द्वीप समूह है, या क्यूबा वगैरह ये सब क्या है, कैरिबियन द्वीप समूह है। यहाँ से टकरा करके एक धारा एंटिलीज इधर मुड़ जाती है, किस साइड में? पूरब साइड से, और दूसरी धारा फ्लोरिडा के तट से, ये फ्लोरिडा है, यहाँ से टकरा करके चलती है। तो एंटिलीज और फ्लोरिडा दोनों धारा आगे जाके मिल जाती हैं, जो कहलाती है गल्फ स्ट्रीम। कैसी धारा है? ये सब गर्म है, और ये गल्फ स्ट्रीम जा करके आगे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप से यूरोप में चली जाती है, और ये यहाँ तक आती है। जो रूस के क्षेत्र हैं, जो पत्तन है, जो बर्फ़ से ढके हुए हैं, उनको क्या कर देती है? खोल देती है, पिघला देती है। इधर से एक ठंडी धारा आ रही थी, जिसका क्या नाम था? लेब्राडोर की धारा। कौन सी धारा? लेब्राडोर। ठंडी और गर्म जल धाराएँ जहाँ मिलती हैं वहाँ पर कोहरा बनता है। क्या बनता है? फॉग बनता है, कोहरा बनता है। कोहरा बनने के कारण यहाँ पर एक घास, समुद्री घास पैदा होता है, जिसको क्या कहते हैं? प्लैंक्टन्स। क्या बोलते हैं? प्लैंक्टन्स। अब ये प्लैंक्टन्स कौन खाती हैं? मछलियाँ। तो मछलियों के लिए चारा बन जाता है कहाँ पर? इस क्षेत्र में। इसलिए इस क्षेत्र में दुनिया के सर्वाधिक ये क्षेत्र, ये सब डॉगर बैंक जो है, ये सब जो है क्षेत्र क्या है? मत्स्य उत्पादन के लिए मछली यहाँ ज़्यादा पैदा किया जाता है, मछली मारा जाता है इस क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ मत्स्य का जो है, मत्स्य एक्टिविटीज ज़्यादा होते हैं, मछली गतिविधियाँ ज़्यादा रहती हैं यहाँ। तो और एक धारा इस तरीके से दक्षिण मुड़ जाती है, दक्षिण मुड़ी, तो ऐसे ही धारा कैसी हो गई? ठंडी या गर्म? ठंडी हो गई। तो ये धारा क्या कहलाती है? रेनेल की धारा। कौन सी धारा? रेनेल की। और इसी की दक्षिण अफ्रीका तट से टकराती है धारा, तो क्या कहलाती है? कनारी की धारा। तो रेनेल धारा और कनारी धारा क्या है? गर्म है कि ठंडी? ठंडी। अब यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। किसने बनाया? कनारी ने, क्योंकि कनारी धारा कैसी है? ठंडी, और ठंडी धारा वर्षा नहीं कराती है, इसलिए यहाँ मरुस्थल पाए जाते हैं। तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा हो गई। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा की बात करें तो यहाँ पर एक दक्षिण विषुवतरेखीय धारा चलती है, और इस ब्राज़ील के तट से टकरा करके क्या कहलाती है? ब्राज़ीलियन धारा। कौन सी धारा? ब्राज़ीलियन धारा। तो ब्राज़ीलियन धारा कैसी है? गर्म है कि ठंडी? गर्म। यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है फॉकलैंड। कौन सी द्वीप? अब ये ब्राज़ील वाली धारा इधर से आ रही, इधर से एक ठंडी धारा जा रही है, जिसको क्या कहते हैं? फॉकलैंड की धारा। और ये धारा जो है फॉकलैंड की धारा, और इस तरीके से ये पछुआ प्रवाह, भाई पछुआ प्रवाह ही जो ब्राज़ील, ये मतलब फॉकलैंड द्वीप से उत्तर की तरफ मुड़ गई, फॉकलैंड कहलाई, और यही पछुआ प्रवाह आगे जाती है, जिसमें ब्राज़ील की धारा मिल जाती है, फिर जा करके अफ्रीका के तट से टकराती है। तो यहाँ पर क्या कहलाती है? बेंगुला। कौन सी धारा? बेंगुला। बेंगुला ठंडी है या गर्म? ठंडी। तो यहाँ पर बेंगुला कहलाती है। यही बेंगुला आगे बढ़ करके फिर मिल जाती है किसमें? दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा में। तो यहाँ पर एक सर्किल बन जाता है, एक चक्र बन जाता है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर एक चक्र बन गया क्लॉकवाइज, ठीक। तो ये दक्षिणी जो है अटलांटिक महासागर की धाराएं हो गई। प्रशांत महासागर की बात करें, प्रशांत महासागर का ये हिस्सा दोनों मिला दोगे तो एक है। यहाँ से एक धारा चलती है जिसको बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक धारा। अब ये धारा आगे बढ़ते हुए यहाँ तक आ जाएगी, इधर यहाँ आ जाएगी ना, और यहाँ से टकराएगी। तो ये इधर फिलीपींस हो करके, यहाँ फिलीपींस बताया था ना, फिलीपींस हो करके यहाँ से सुशीमा धारा के रूप में चली जाएगी। कौन सी धारा? सुशीमा धारा। और जापान के पूर्वी तट से निकल जाएगी कौन सी धारा? क्यूरोशियो धारा। कौन सी धारा? क्यूरोशियो, या इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है ओयासियो। दूसरा क्या नाम है? ओयासियो। और एक धारा आती है, एक क्यूराइल, क्या है? क्यूराइल प्रायद्वीप है। क्यूराइल प्रायद्वीप से एक धारा आती है, कैसी? ठंडी। किस नाम से जानी जाती है? क्यूराइल धारा। तो क्यूराइल धारा ठंडी धारा है, और क्यूरोशियो धारा कैसी है? गर्म धारा है। दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। और सुशीमा धारा कैसी है? गर्म धारा। सुशीमा धारा भी कैसी है? गर्म धारा। और ये धारा जो है इस तरीके से यहाँ जाकर टकराती है, यहाँ क्या है? अलास्का। तो अलास्का में टकराती है। अलास्का कैसी धारा है? गर्म धारा है, क्योंकि ये किधर से जा रही है? विषुवत रेखा की तरफ से जा रही है। हालांकि अलास्का बहुत ठंडे क्षेत्र में है, लेकिन इसका स्वभाव कैसा है? इस धारे का ठंडा है, वो गर्म है। तो अलास्का वाले क्षेत्र में ये अलास्का धारा गर्म धारा के रूप में चलती है। फिर ये दक्षिण मुड़ जाती है। यहाँ पर एक क्षेत्र है कैलिफोर्निया, ये पूरा कैलिफोर्निया क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर एक धारा बहती है जिसको बोलते हैं कैलिफोर्निया की धारा। तो कैलिफोर्निया की धारा गर्म है कि ठंडी है? ठंडी है, क्योंकि ये उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रही है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रही है, और उत्तर में क्या है? ध्रुवीय क्षेत्र है।
तो इस तरीके से कैलिफोर्निया धारा आकर के फिर यहाँ मिल जाती है और ये जो है एक चक्र बन जाता है क्लॉकवाइज। कैसे? क्लॉकवाइज। दक्षिणी प्रशांत महासागर की बात करें तो ये धारा चलती है दक्षिणी विषुवत रेखा के नाम से। कौन सी धारा? दक्षिणी विषुवत रेखा धारा के नाम से। ये आगे आती है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया से टकराती है, तो कौन सी धारा कहलाती है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। ये इधर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से टकरा करके मुड़ जाती। यहीं पर मैंने बताया था दुनिया का सबसे बड़ा क्या पाया जाता है? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ के सहारे बहती है। ग्रेट बैरियर रीफ के सहारे कौन सी धारा बहती है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। प्रश्न पूछेगा ग्रेट बैरियर रीफ के सहारे कौन सी धारा बहती है, तो क्या बताओगे? पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। उसमें दे देगा पूर्वी ऑस्ट्रेलियन, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन, दक्षिणी ऑस्ट्रेलियन, उत्तरी ऑस्ट्रेलियन, तो कौन सी धारा लगाओगे? पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, और ये कैसी है? गर्म है। और गर्म धारा क्षेत्र में ही क्या बनते हैं? कोरल्स ज़्यादा पनपते हैं। कोरल्स ज़्यादा कहाँ पनपते हैं? गर्म धारा के क्षेत्र में। और मरुस्थल कहाँ पर ज़्यादा बनते हैं? ठंडी धारा के क्षेत्र में। तो इस तरीके से धाराओं का क्षेत्र हो गया। ये क्या हो गया? पूरा धारा हो गया। हमने तीनों महासागरों की धाराओं का अध्ययन किया। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक रहेगा? लवणता, सैलिनिटी, महासागरीय जल की लवणता। लवणता क्या है? जल में लगभग 47 प्रकार के नमक घुले हुए हैं। 47 प्रकार के नमक घुले हैं। किसने बताया था? डिटमर महोदय ने। किसने बताया था? डिटमर महोदय ने। जिसमें सबसे अधिक 77.8% जल वो लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक जिसको हम कहते हैं, जो हम खाते हैं, NaCl जो नमक हम खाते हैं साधारण नमक, वो कितना है? 77.8%। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड दूसरे नंबर पे है। तो हाँ, लगभग 10.9%। तो ये दो नमक के आपको सीक्वेंस याद रखने हैं। उसके बाद में जो है मैग्नीशियम सल्फेट है, फिर इस तरीके से जो है लगभग 7 प्रकार के नमक हैं लगभग, लेकिन 47 प्रकार के नमकों का जो है मिश्रण पाया जाता है, जिससे हमारा जल, समुद्री जल कैसा हो जाता है? खारा। और लवणता को किस तरीके से लिखते हैं? मान लें 30% लवणता है तो परसेंट में नहीं लिख करके बल्कि हम 1000 में लिखते हैं, पर 1000 में लिखते हैं। और 1000 का निशान क्या है? प्रति खींच करके। ये वाली लाइन क्या कहलाती है? प्रति कहलाती है। और प्रतिशत कैसे लिखते हैं? एक जीरो ऊपर लगाते हैं, एक जीरो नीचे लगाते हैं, तो इसको प्रतिशत बोलते हैं। प्रति का मतलब 1, शत का मतलब 100। लेकिन हज़ार में पढ़ना है तो 2 जीरो नीचे लगा देंगे, 2 जीरो नीचे लगा देंगे। तो प्रति 1000 ग्राम, यानी प्रति 1000 ग्राम जल में जितना ग्राम नमक घुला है, मान ले 30 प्रति 1000 लिख दिया, तो 1000 ग्राम जल में कितना नमक घुला है? 30 ग्राम। तो इस तरीके से ये इसको डिनोट करते हैं, लिखते हैं। प्रति 1000 ग्राम में जल को हम लिखते हैं। अगर इसी का प्रतिशत निकालना है तो 1 जीरो यहाँ से काटोगे और 1 पॉइंट यहाँ लगा दोगे, 3% हो जाएगा। नमक कितना हो जाएगा? 3% हो जाएगा। तो प्रतिशत में हम नहीं डिनोट करते हैं, किस में लिखते हैं? प्रति 1000 ग्राम में लिखते हैं। प्रति 1000 ग्राम में लिखते हैं। तो इस तरीके से और लवणता में भी हमने देखा कि लवणता का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ क्या होता जाता है? कम होता जाता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ कम हो जाता है। लेकिन विषुवत रेखा पे वाष्पीकरण के साथ साथ क्या होती है? वर्षा भी ज़्यादा होती। मैंने बताया था कुछ ऐसे कारक हैं जो लवणता को प्रभावित करते हैं, जैसे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से क्या होता है भाई? वाष्पीकरण में क्या होता है? जल का ही वाष्पीकरण होता है, नमक का तो होता नहीं है। तो वाष्पीकरण में जब जल का वाष्पीकरण हो जाएगा तो वहाँ पर नमक की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि कंपैरिजन में जल कम हो जाएगा, तुलना में जल कम हो जाएगा तो नमक की मात्रा अपने आप बढ़ जाएगी। तो इस क्षेत्र में तो अधिक लवणता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वर्षा भी ज़्यादा होती है। यहाँ पर रोज़ वर्षा होती है। 2 बजे के बाद विषुवत रेखा के आसपास कैसी वर्षा होती है? संवहनीय धाराएं उठती हैं और यहाँ बारिश हो जाती है। तो अधिक वर्षा भी होती है, अधिक वाष्पीकरण भी है। तो इसलिए यहाँ पर विश्व का सबसे अधिक लवणता वाला क्षेत्र ये नहीं है, विषुवत रेखा वाला क्षेत्र नहीं है, बल्कि उत्तरी गोलार्ध में 20 से लेकर 40 उत्तरी अक्षांश रेखा पर विश्व का सर्वाधिक लवणता वाला क्षेत्र है। लवणता वाला क्षेत्र कौन सी पट्टी है? उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 30 के बीच में है, लेकिन सर्वाधिक लवणता उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? उत्तरी गोलार्ध में ही सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो इसके बाद में शीतोष्ण कटिबंध में उससे कम लवणता है, फिर शीत कटिबंध में और कम लवणता है, क्योंकि ये शीत कटिबंध में क्या है? बर्फ़ है, और बर्फ़ किसका होगा? शुद्ध जल का होगा, लवणता का नहीं होगा। भाई नमक वाला जल अगर आप फ्रीजर में रखोगे और एक सादा जल रखोगे, मीठा जल मतलब, तो कौन जल्दी जम जाएगा? मीठा वाला जल जल्दी जम जाएगा, क्योंकि अशुद्ध जल, इसको अशुद्ध जल तो बोलते हैं जिसमें मिलावट होती है नमक की। तो इस तरीके से, और ये पानी भी जो है, शुद्ध पानी किस रूप में ज़्यादा है? बर्फ़ के रूप में है। शुद्ध पानी, मीठा पानी बर्फ़ के रूप में ज़्यादा है। और
जो है लवण युक्त जल किस रूप में ज़्यादा है? महासागरों में ज़्यादा है। कितने परसेंट? 97% जल, हाँ 97% जल, और 3% जल ही क्या है? अलवणीय जल है, मीठा जल है। तो इस तरीके से ये जो है लवणता की बात है। और लवणता में भी सबसे अधिक लवणता किस झील की है? तुर्की के मॉन लेक, यहाँ पर जो है तुर्की है, यहाँ पर क्या है? तुर्की है। तो तुर्की में लेक वान है, क्या है? झील। कौन सी झील? वान झील, जिसकी लवणता कितनी है? 330 प्रति हजार, 330 प्रति हजार है लवणता किसकी? वान की, वान झील की। और यहाँ पर जॉर्डन में एक झील है जिसका नाम है डेड सी, एक सागर है जिसका नाम है डेड सागर, मृत सागर। मृत सागर की लवणता कितनी है? 240 प्रति 1000, 240 प्रति 1000। और इसी प्रकार से यूएसए में एक झील है जिसका नाम है ग्रेट साल्टी लेक। कौन सा लेक? ग्रेट साल्टी झील। तो ग्रेट साल्टी झील यहाँ पर है, इसकी लवणता कितनी है? 220 प्रति 1000। तो इस तरीके से ये तीनों को आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और अगर हम अपने महासागरों की बात करें, मतलब अपने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की बात करें, तो सबसे ज़्यादा साल्टी कौन सा है? अरब सागर है। सबसे ज़्यादा साल्टी कौन सा है? अरब सागर। और बंगाल की खाड़ी कम है। बंगाल की खाड़ी में नमक कितना है? 30 प्रति 1000, और अरब सागर में 36 प्रति 1000 है। कारण क्या है? अरब सागर में जो है यहाँ पर चारों तरफ क्या है? लगभग मरुस्थल है, मरुस्थलीय क्षेत्र से घिरा हुआ। इधर अरब का मरुस्थल है, इधर थार का मरुस्थल है, तो ये पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। और बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ आती हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, और नदियाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ पर लवणता कम हो जाती है। तो इसलिए बंगाल की खाड़ी की लवणता बहुत इसकी अपेक्षा बहुत कम है। कहाँ 36 और कहाँ 30 है, और दोनों हिंद महासागर के भाग हैं। तो इस तरीके से यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो ये लवणता की बात हो गई। दूसरा टॉपिक हमारा क्या था? ज्वार भाटा। दूसरा टॉपिक हमारा है ज्वार भाटा या टाइड्स। तो ज्वार भाटा की बात करते हैं। ज्वार एक्चुअली क्या है? पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य अपने आकर्षण शक्ति लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आकर्षण शक्ति। क्योंकि मैंने बताया था ब्रह्मांडीय पिंड एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं? खींचते हैं। तो सबसे ज़्यादा सूर्य का आकर्षण लगता है कि चंद्रमा का? चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक है, और सूर्य जो है बहुत दूर है पृथ्वी से। सूर्य पृथ्वी से काफ़ी दूर है। तो सूर्य पृथ्वी से काफ़ी दूर होने के कारण उसका उतना आकर्षण पृथ्वी पर नहीं पड़ता है जितना आकर्षण किसका पड़ता है? चंद्रमा का पड़ता है। तो चंद्रमा के आकर्षण के कारण हमारी पृथ्वी का जलीय भाग ऊपर की तरफ खिंच जाता है। जलीय भाग ऊपर की तरफ क्या हो जाता है? खिंच जाता है। तो ये खिंचा हुआ भाग, जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ ये क्या है? जल भरा हुआ है, और ये चंद्रमा है, तो इस तरफ का हिस्सा क्या हो जाएगा? खिंच जाएगा। और यही खिंचा हुआ भाग क्या कहलाता है? ज्वार। और इसके विपरीत भी, चंद्रमा जिधर है उसके विपरीत साइड में पृथ्वी के भी ज्वार आता है, क्योंकि पृथ्वी हमारी अपने अक्ष पर क्या कर रही है? घूम रही है। तो घूर्णन के कारण जो है, मैंने बताया कि एक बल लगता है जिसको बोलते हैं केंद्रापसारित बल। तो उस बल के कारण भी जल बाहर की तरफ फैल जाता है। तो इस तरीके से ज्वार आता है। अब ये जल कहाँ से जाएगा? यहाँ का जल इधर खिंच जाएगा, यहाँ का जल इधर खिंच जाएगा, तो यहाँ पर एक ट्रफ बन जाएगा, यहाँ पर गड्ढा बन जाएगा, जिसको कहते हैं भाटा। जिसको क्या कहते हैं? भाटा। और ज्वार भी दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। दीर्घ ज्वार कब आते हैं? अमावस्या और पूर्णिमा वाले दिन। अमावस्या और पूर्णिमा वाले दिन। अमावस्या वाले दिन कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण। अमावस्या वाले दिन कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण। और पूर्णिमा वाले दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। ठीक, तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जिसको क्या बोलते हैं? युति बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? युति। क्योंकि तीनों पिंड जो है ब्रह्मांडीय, तीनों पिंड सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक लाइन में हैं। किस में है? एक लाइन में है। तो एक लाइन में, इसलिए इनका आकर्षण, इनकी शक्ति जो है गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा लगती है पृथ्वी पर। तो कौन से ज्वार आते हैं? दीर्घ ज्वार आते हैं। तो ऐसी स्थिति कब होती है? अमावस्या और पूर्णिमा वाले दिन। ठीक। और इसके अलावा दूसरा क्या है? लघु ज्वार। दूसरा क्या है? लघु ज्वार। जब चंद्रमा समकोणी की स्थिति में होता है, पृथ्वी के समकोणी की स्थिति में होता है, क्वाड्रिलेटरल 90 डिग्री कोण पे होता है, चंद्रमा इधर आ गया और सूर्य इधर है, तो ये समकोण बना रहा है। तो समकोणी की स्थिति कब होती है? हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में।
कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के सप्तमी और अष्टमी वाले दिन, या तो सप्तमी वाला दिन होगा या अष्टमी वाला दिन होगा, उस दिन क्या आते हैं, लघु ज्वार आते हैं। ज्वार तो आएंगे लेकिन कैसे ज्वार आएंगे, लघु ज्वार आएंगे। तो इस तरीके से दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार के बारे में हम लोगों ने देखा। और इसके अलावा इसी में जो है और क्या पढ़े थे ज्वार में, हमने देखा था कि इंग्लैंड में एक स्थान है कौन सा, साउथहैम्पटन, कौन सा स्थान है, साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन में जो है 4 बार ज्वार आते हैं। वैसे तो पृथ्वी पर 24 घंटे में कितने ज्वार आते हैं, 2 ज्वार आते हैं, एक ही स्थान पर, मतलब कई जगह आते हैं, लेकिन मान लें जैसे यहाँ पर इस क्षेत्र में, आगरा के क्षेत्र में, अगर मान लो कोई सागर है, महासागर है, तो यहाँ पर एक ज्वार अभी आया, मान लेते हैं 8 बजे, तो दूसरा ज्वार 12 घंटे बाद आएगा, लेकिन 26 मिनट डिले करके आता है। 12 घंटे बाद भी 26 मिनट लेट करके आता है, क्योंकि चंद्रमा हमारी जब तक उस स्थान में पहुंचती है तब तक पृथ्वी तेज घूम रही है, तो वह स्थान छोड़ के और आगे बढ़ जाती है, इसलिए 26 मिनट लेट आता है वहाँ पर। तो 12 घंटे 26 मिनट बाद दूसरा ज्वार आएगा, अर्थात 24 घंटे 52 मिनट बाद उसी स्थान पर दूसरा ज्वार, पहला ज्वार आया फिर दूसरा ज्वार आ जाएगा। इसके बाद मतलब 24 घंटे में 2 ज्वार आते हैं, लेकिन 2 ज्वार में भी कितना अंतर आ जाता है, 24 घंटे 52 मिनट का अंतर आ जाता है। और एक ज्वार और एक भाटे के बीच में अंतर कितना होता है, 6 घंटा 13 मिनट का, 6 घंटा 13 मिनट। भाई 6 घंटा 13 मिनट ये हो गया, 6 घंटा 13 मिनट ये हो गया, तो ये दोनों ज्वार के बीच में 12 घंटे 26 मिनट का अंतर हो गया, और ये पूरा 24 घंटे का अंतर हो जाता है। तो इस तरीके से जो है, लेकिन साउथहैम्पटन में 24 घंटे में कितने ज्वार आते हैं, 4 ज्वार आते हैं। उसकी जो संरचना है, उत्तरी सागर और जो है अटलांटिक सागर यहाँ पर है ना, देखो यहाँ पर इंग्लैंड है, यहाँ पर क्या है, इंग्लैंड है, और इधर उत्तरी सागर है, इधर क्या है, अटलांटिक महासागर है। इसके बीच में एक चैनल है, क्या है, इंग्लिश चैनल है। तो इसकी वजह से, और इसकी बनावट भी ऐसी है, तो इस बनावट की वजह से यहाँ पर 2 बार ज्वार 4 बार आते हैं। और कनाडा में एक क्षेत्र है, अमेरिका में कनाडा में जो है एक क्षेत्र है जिसका नाम है फंडी की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, फंडी की खाड़ी। यहाँ पर फंडी की खाड़ी है जो इस तरीके से बनी हुई है। तो इस फंडी की खाड़ी में जो है दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये टाइट से संबंधित हो गए, ज्वार भाटा से संबंधित हो गए। और इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था प्रवाल भित्तियाँ। इसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रवाल भित्तियाँ। प्रवाल भित्तियाँ क्या हैं, ये जो है जैविक निक्षेप हैं। महासागर में कैसे निक्षेप हैं, जैविक जमाव है, जैविक जमाव है, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ से भी आता है कि प्रवाल भित्तियाँ कैसी हैं, जैविक जमाव है या जो है भौतिक जमाव है। तो कैसी जमाव है, जैविक जमाव है। जीव जंतुओं के द्वारा निर्मित एक संरचना है, खोल है, जो जमा होता रहता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, चूने का बना होता है, एक आवरण है। और ये किससे जो है, कोरल्स अर्थात प्रवाल एक जीव है। प्रवाल क्या है, एक जीव है, जिसकी संरचना कैसी बनी होती है, उसकी त्वचा पर जो है एक शैवाल पाया जाता है, जुजैंथले नामक एक शैवाल पाया जाता है। तो वो शैवाल क्या करता है, अपना भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, और उसी भोजन को कौन खाता है, प्रवाल खाता है, जिससे वो जीवित रहता है। और दोनों को सुरक्षा देने के लिए वो क्या करता है, एक चूने की आवरण बनाता है, चूने का खोल बनाता है, जिसको मूंगे की चट्टान कहते हैं। बाद में वो जब कोरल मर जाता है अंदर, तो वो जमा हो जाता है कहाँ पर, एक सतह पर, प्लेटफॉर्म पर, और उस प्लेटफॉर्म पर जमा होकर के फिर एक कॉलोनी सी बन जाती है। बहुत सारे कोरल्स जमा होते रहते हैं, बनाते रहते हैं, तो एक कॉलोनी बन जाती है। तो पूरी कॉलोनी क्या कहलाती है, मूंगे की चट्टान कहलाती है, या प्रवाल जो है प्रवाल का जमाव कहलाता है। तो इस तरीके से प्रवाल का जमाव होता है। और ये मोस्टली कहाँ मिलेगा, उष्णकटिबंध वाले क्षेत्र में। कहाँ मिलेगा, उष्णकटिबंध वाले क्षेत्र में, क्योंकि इसके लिए पानी कितना गर्म होना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक पानी जो है का तापमान होना चाहिए। और इसके अलावा लवणता कितनी हो चाहिए, 30 से 35 प्रति 1000 के बीच लवणता होनी चाहिए। गहराई कितनी होनी चाहिए, 200 से लगभग 300 फैदम तक, यानी 60 से 90 मीटर तक जल गहरा होना चाहिए। और गहराई में क्या होना चाहिए, एक समुद्री प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जिस पर वो मूंगे की चट्टान जो है जमा हो सके, ना कि वो बह जाए, नीचे गिर जाए। तो एक सतह भी, प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए, जिस पे मूंगे की चट्टानों का निर्माण होता है। तो ये रंगीन समुद्री सागरी है। और इसको जो है समुद्र का वर्षावन भी कहते हैं। सामुद्रिक वर्षावन किसे कहते हैं, प्रवाल क्षेत्र को कहते हैं। प्रवाल वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, सामुद्रिक वर्षावन। क्योंकि दुनिया का सबसे अधिक विविधता, जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, समुद्र में भी, और समुद्र में भी कहाँ पाई जाती है, प्रवाल क्षेत्र में। इसीलिए
प्रवाल को सामुद्रिक वर्षावन के क्षेत्र कहते हैं। और पृथ्वी का वर्षावन कौन सा है? विषुवत रेखा वाला क्षेत्र। विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पर है जो है अमेजन वाला क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर है आपका ज़ायरे वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है दुनिया की। इस अमेजन वाले क्षेत्र में दुनिया के सबसे ज़्यादा वनस्पतियाँ और जैव विविधता सबसे ज़्यादा यहाँ पाई जाती है, हाँ, अमेजन बेसिन में। तो इस तरीके से, लेकिन समुद्र में कहाँ पाई जाती है? प्रवाल क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती है? प्रवाल क्षेत्र। इसलिए प्रवाल क्षेत्र को क्या कहते हैं? सामुद्रिक वर्षावन वाले क्षेत्र। तो इस तरीके से ये टाइड्स हो गया, क्या हो गया? वो टाइड्स कह रहा हूँ, प्रवाल, ये प्रवाल भित्ति होगी। अब इस प्रवाल भित्ति में भी 3 प्रकार की प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। तट के सहारे निर्मित होगा तो उसको तटीय प्रवाल भित्ति कहेंगे, तटीय प्रवाल भित्ति या फ्रिंजिंग रीफ कहते हैं। और तट से दूर बनेगा तो उसको अवरोधक प्रवाल भित्ति। और दुनिया की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति कहाँ है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट पर, जो क्वींसलैंड राज्य है उसके पूरब साइड में, क्वींसलैंड के पूरब में लगभग 1900 किलोमीटर लंबी फैली हुई एक श्रृंखला है प्रवालों की, जो कि एक पहाड़ी की भांति समुद्र में दिखाई देती है। तो सबसे लंबी जो है प्रवाल, और इसीलिए इसको ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। और तीसरे प्रकार की जो प्रवाल बनेगी वो कौन सी बनेगी? प्रवाल वलय बनेगी, अटाल जिसको कहते हैं। अर्थात जो है किसी द्वीप के चारों तरफ या जल में ही चारों तरफ एक प्रवाल बन जाता है, चारों तरफ घेर लेता है जल को, तो वहाँ पर क्या बन जाता है? अटाल, जो घोड़े की नाल के समान होता है। तो इस तरीके से जो है उसमें पानी भर जाता है, झील बन जाती है, और उस झील को क्या कहते हैं? प्रवाल झील। कौन सी झील? प्रवाल झील। लैगून झील कहाँ बनेगी? जब जो है अवरोधक, जैसे ये अवरोधक ग्रेट बैरियर रीफ बन गया तो इसके इधर भरा हुआ जल क्या कहलाएगा? लैगून झील। कौन सा झील? लैगून झील। लेकिन चारों तरफ से अगर प्रवालों से घिर गई हो झील जो है तो उसको कहते हैं प्रवाल झील। कौन सी झील? प्रवाल झील। तो इस तरीके से ये जो है प्रवाल से संबंधित कुछ संरचना थी जिन लोगों का हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो इस तरीके से ये हमारा हाइड्रोस्फीयर वाला टॉपिक जो है पूरा क्या कर लिया हमने? रिवीजन कर लिया। ठीक है, कुछ बता सकते हो थोड़ा बहुत? पूछे? चलो बताओ। अच्छा, कुछ चीज़ें रिवीजन में भी रह गई हैं, जैसे समुद्री और स्थलीय, समुद्र और स्थल की जो एक लाइन से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? कौन सा वक्र? उच्चता मितिक वक्र, उच्चता मितीय या उच्चता मितिक वक्र, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हिस्टोमेट्रिक कर्व। ठीक है। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे गहरी खाई कौन सी है? मरियाना खाई है। और कटक, कटक क्या है? महासागरीय कटक। अच्छा, यहाँ पर एक कटक है जिसको क्या कहते हैं? ये कटक है इस आकार का, जिसको क्या कहते हैं? मध्य अटलांटिक कटक। कौन से सागर में है? अटलांटिक महासागर में है। और ये मध्य अटलांटिक है, मध्य महासागर के मध्य में है, तो मध्य अटलांटिक कटक कहलाती है। और ये कितनी लंबी है? लगभग 40,000 किलोमीटर। कितनी लंबी है? 40,000। और जो मध्य महासागरीय कटक है पूरे विश्व में, वो कितने लंबे हैं? 75,000 किलोमीटर लंबे हैं। कितने लंबे हैं? 75,000 किलोमीटर लंबे हैं। सबसे गहरी खाई कौन सी है? कहाँ पर है? फिलीपींस के पास। कौन से महासागर में? उत्तरी प्रशांत में या दक्षिणी प्रशांत में? उत्तरी प्रशांत में है। अलवणीय जल का, यानी मीठा जल का सर्वाधिक भाग किस रूप में है? बर्फ के रूप में है। किस रूप में है? बर्फ के रूप में है। धाराओं के बारे में बताओ। अच्छा चलो, ब्राजील धारा गर्म है या कि ठंडी? गर्म है। अगुलहास की धारा, फॉकलैंड की धारा, बेंगुला की धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, सुशीमा की धारा, क्यूराइल की धारा, कैलिफोर्निया। गुड। कैलिफोर्निया ठंडी है, कैसे कंफ्यूज हो रहे हैं? हाँ, कैलिफोर्निया ठंडी है। और अलास्का की धारा गर्म है। लेब्राडोर की धारा ठंडी है। मेडागास्कर की धारा
गर्म। इसको रिवाइज किया करो। सबसे अधिक नमक किस रूप में, कौन सा नमक मिलता है महासागरों में? सोडियम क्लोराइड। कितने परसेंट में? 77% में। सबसे अधिक लवणता किस क्षेत्र में है पृथ्वी पर? अच्छा, किस महासागर में सबसे अधिक लवणता? अटलांटिक महासागर में। प्रशांत महासागर ज़्यादा बड़ा है, तो ज़्यादा बड़ा है तो उसमें लवणता कम होगी, क्योंकि जल ज़्यादा हो गया ना, तो उसकी लवणता तो काफ़ी कम है, लगभग 31 प्रति थाउजेंड है। और अटलांटिक महासागर की 36 प्रति थाउजेंड है, और हिंद महासागर की 35 प्रति थाउजेंड है। तो ये सीक्वेंस याद रखो। और इसके अलावा जो है पृथ्वी की कौन सी पट्टी है, पेटी, मतलब जो वो क्या नाम है, अक्षांशीय पेटी है जहाँ पर लवणता ज़्यादा पाई जाती है? उत्तर में 20 से 40 अक्षांश के बीच में, ये याद रखना है, ठीक। और इसके अलावा दीर्घ ज्वार कब आते हैं? अमावस्या और पूर्णिमा वाले दिन। और लघु ज्वार? सिजगी क्या है? सिजगी क्या है? सिजगी उसको कहते हैं। समकोणिक स्थिति में कहाँ होते हैं? युति व्युति, वही सिजगी या युति व्युति किसको कहते हैं? समानांतर रेखा में होते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सिजगी। और सिजगी में भी दो चीज़ हैं, एक युति है और दूसरी व्युति है। तो युति और व्युति को मिलाकर क्या कहते हैं? सिजगी। युति क्या है? सूर्य ग्रहण वाला है या चंद्र ग्रहण वाला है? सूर्य ग्रहण वाले को युति कहते हैं और चंद्र ग्रहण वाले को व्युति कहते हैं। हाँ, तो ऐसे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 24 घंटे में कितनी बार ज्वार आता है पृथ्वी पर? 2 बार। कितने मिनट लेट आता है दूसरी बार? 26 मिनट बाद। प्रवाल में पाया जाने वाला शैवाल कौन सा है? जुरैंथले। उष्णकटिबंध में या शीतोष्णकटिबंध में प्रवाल पनपते हैं? उष्णकटिबंध में। गहराई कितनी होनी चाहिए? लवणता कितनी होनी चाहिए प्रवाल के लिए? 30 से 35। और जल का तापमान 20 से 25 के बीच। इससे ज़्यादा तापमान हो जाता है तो प्रवाल क्या करने लगते हैं? मर जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? प्रवाल विरंजन। प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग की घटना कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये जो है सही है, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया है।